Hello everyone, this is Bhavya and today we are going to discuss a chapter named Biomolecules, which are considered to be the most toughest topic in zoology by using a NCERT notes. तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन के मेथड के बारे में कि हम किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के एग्जांपल में हम लोग कोई भी टिश्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ वेजिटेबल टिश्यू या फिर आप लिवर सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ लिविंग टिश्यू। सबसे पहले हमें लेना होगा एक लिविंग टिश्यू, जिसके बाद वी विल ग्राइंड दिस, हम इसे ग्राइंड करेंगे बाय यूजिंग अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक मिनट, मैं यहाँ इसका फॉर्मूला ही लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और इजी होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। हम इसका यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे किसकी हेल्प से? मोटार और पिस्टल की हेल्प से। अब ये मोटार और पिस्टल क्या होती है? तो आप लोगों ने कभी पहले के टाइम में देखा होगा कि जब पहले के लोग किसी भी पुराने टाइम में जब कभी उन्हें चटनी बनानी होती थी, या फिर आज भी आप अपने नानी के घर पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मिक्सी नहीं होती थी। इन द मिक्सर के प्लेसेस पर हम लोग इसका यूज़ करते थे। हम लोग इसके अंदर, जैसे अगर हमें कोई मेडिसिन बनानी है तो हम लोग इसे ले लेंगे और इसके अंदर उसे पीस कर किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर देते थे। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी इमेज लगा रखी है। सो दिस इज़ मोटार एंड पिस्टल। ठीक है। आफ्टर यूजिंग मोटार और पिस्टल हम लोग एक इसे स्ट्रेन करेंगे, निकालेंगे बाय यूजिंग अ चीज़ क्लॉथ। चीज़ क्लॉथ की हेल्प से हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे बाय यूजिंग अ चीज़ क्लॉथ, या फिर हम लोग कॉटन का भी कोई क्लॉथ ले सकते हैं, या फिर हम लोग किसी कॉटन क्लॉथ को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई है आप लोगों की इजीनेस के लिए। ये एक चीज़ क्लॉथ है, आप देख सकते हैं। इसके हेल्प के थ्रू हम इसे स्ट्रेन करेंगे। आफ्टर डैट इतना सब कुछ करने के बाद हमें बाद में एज अ रिज़ल्ट क्या मिलेगा? हमें एक थीक स्लरी मिलेगी। एक थीक स्लरी मिलेगी, हमें एक थीक स्लरी मिलेगी जिसमें से हमें दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, यानी कि हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं फिल्टरेट, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं रेटेंटेट। अब ये जो फिल्टरेट है, हम इसे कई नामों से बोल सकते हैं। ये सिर्फ फिल्टरेट ही नहीं होता, हम इसे एसिड सॉल्युबल पुल के नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। तो हम इसे एसिड सॉल्युबल, वेट अ मिनट, ओके, हम इसे एसिड सॉल्युबल पूल बुला सकते हैं, या फिर हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं जो कि एक साइंटिफिक नेम है। इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इतने सारे नामों से हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिल्टरेट, एसिड सॉल्युबल पुल। एसिड सॉल्युबल पुल हमने क्यों कहा? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं। फिर रेटेंटेट की बात करते हैं तो रेटेंटेट को भी हम लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि एसिड इनसॉल्युबल पुल। क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम एसिड इनसॉल्युबल पुल रख दिया है।
और हम लोग इसे एक और नाम से बुलाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये होते हैं साइज़ में बड़े, इसीलिए हमने इनका नाम रखा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमने कर लिया। अब हम इनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे कि फिल्टरेट और रेटेंटेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फिल्टरेट में क्या होता है कि फिल्टरेट के साइज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो इसकी साइज़ जो होती है वो लेस देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से भी इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और कह लो कि 80 से 800 डाल्टन के बीच इसके साइज़ देखे जाते हैं। तो ये थी हमने साइज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन करी। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल आता है अमीनो एसिड, जो कि आपने ऑर्गेनिक में कई बार सुना होगा। सिंपल शुगर को भी हम लोग एज एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक एसिड सॉल्युबल पुल को कंसिडर किया जाता है, या फिर हम इसे नाइट्रोजनस बेस भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी एक एग्जांपल है। और ये थे इसके सारे एग्जाम्पल्स। अब ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और दैट्स इट, इतना ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद है हम लोग बात करेंगे एसिड इनसॉल्युबल पुल, जिसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो इनके साइज़ मोर देन 1000 डाल्टन। इनका साइज़ जो फिल्टरेट होते हैं उनसे जस्ट अपोजिट होता है, मतलब इनका साइज़ इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आता है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स शुगर, न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट्स इट। लेकिन इन सब में ठीक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या एक्सेप्शन है? दैट एक्सेप्शन इज योर लिपिड। अब बायोमैक्रो मॉलिक्यूल में एक एक्सेप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड। लिपिड जो होता है हम इसे इट इज़ अ नॉट स्ट्रिक्टली अ कंसिडर टू बी अ मैक्रो मॉलिक्यूल। हम लोग इसे पूरी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं। मतलब आप यूँ समझ लो कि ना ही तो हम इसे पूरी तरीके से माइक्रो मॉलिक्यूल्स मानते हैं, ना ही हम इसे पूरी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल्स मानते हैं। ऐसा क्यों है, हम ये फर्दर आगे डिस्कशन करने ही वाले हैं। तो इट इज़ नॉट कंसिडर एज प्योरली मैक्रो मॉलिक्यूल, नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब इसे पूरी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, और वो एक्सेप्शन क्या है? इट्स मॉलिकुलर वेट इज़ लेस देन 800 डाल्टन्स। इनमें बाकी कुछ क्वालिटीज़ तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हैं, पर वहीं कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होने का सबूत देती हैं। जैसे कि इसका जो वेट है वो 800 डाल्टन जितना है, मतलब इसका वेट, अगर ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है तो इसका वेट 1000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि इसका जो वेट है वो 800 डाल्टन से काफ़ी कम है।
और यही वजह है कि हम इसे पूरी तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं मानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसकी वजह से हमें इसे मैक्रोमोलिक्यूल मानना पड़ता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अब कॉमन सी बात है कि अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये सॉल्युबल फिल्टरेट में तो फिट हो नहीं सकता, इसीलिए एक ऐसा ग्रुप है जिसे ना ही हम लोग पूरी तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन हाँ, अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा कुछ आता है तो आप इसे मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। इसमें बस वेट को लेकर इशू बैठती है, बाकी इसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलती हैं। तो इसका जो वेट होता है वो क्या होता है कि 800 डाल्टन से भी कम होता है, लेस देन 800 डाल्टन्स। सो आज की इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने यहाँ टेस्ट डिस्कशन कर ली है। अब फॉर द नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाकी के डिस्कशन पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस तो अब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि एसिड सॉल्युबल पुल में जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशंस होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी में एस एनालिसिस का भी टेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में करेंगे। आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel.